के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अपने CIV के BFM का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अपने BFM के मॉड्यूल डी का यूनिट नंबर 23 जो कि बेस्ड है बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल। दोस्तों, इस पार्टिकुलर चैप्टर से निश्चित रूप से आप एक केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। और लास्ट में दोस्तों मैं आप लोगों की एक एक्सेल सीट लेकर आया हूँ। इस एक्सेल सीट में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो अंतिम तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेसन को अपने पहले कंसेप्ट के साथ। देखिए, किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल या नेटवर्थ। तो कैपिटल या नेटवर्थ जो है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का। तो किसी भी फर्म का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके कैपिटल पे या उसके नेटवर्थ पे। तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए, है ना, एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए और ऑनर्स का गुड स्टेक होना चाहिए बिजनेस में। दोस्तों, जो कैपिटल है उसको एक कुशन की तरह काम करता है। ये मैंने आपको समझाया भी था पिछले वीडियो में कि कैपिटल जो है, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर फर्म है, वो किसी समय पे बैंकरप्ट हो गया, तो दोस्तों उस पार्टिकुलर फर्म के जो ऑनर हैं उनको सबसे पहले उनका जो भी शेयर है उसे देना पड़ता है। वो कहाँ से देगा? तो वो अपने कैपिटल से देगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने उस पार्टिकुलर फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो सबसे पहले पैसा उन्हीं को चुकाना होता है। और ये पैसा कहाँ से चुकता है? तो कैपिटल से चुकता है। इसीलिए कैपिटल एक कुशन की तरह काम करता है जो कि अनफेवरेबल आउटकम से बैंक को प्रोटेक्ट करता है। तो कैपिटल जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि जो एक्सपेक्टेड लॉस है और वर्स्ट केस लॉस है, इसके बीच के जो डिफरेंस है उसको वो कवर कर सके। और दूसरा पॉइंट क्या है? इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड एडिक्वेट रिटर्न टू देयर शेयर होल्डर। हाँ, जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं उस पार्टिकुलर फर्म के, उनको एडिक्वेट रिटर्न मिल जाए। तो ये कैपिटल का रोल है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किसी भी फर्म के लिए, उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए कैपिटल या नेटवर्क का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों इसीलिए इस चैप्टर का नाम में कैपिटल वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों, ये हमारा इंट्रो पार्ट था। अब हम लोग दोस्तों पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा सिस्टमिक रिस्क एंड बैंकिंग रेगुलेशन। दोस्तों यदि हम बात करें सिस्टमिक रिस्क की, तो ये एक ऐसा रिस्क है जब एक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जब कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर जाए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिससे कारण एक रिपल इफेक्ट आ जाए। रिपल इफेक्ट समझते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है वो डिफ़ॉल्ट कर गया, उसके कारण दूसरा बैंक भी डिफ़ॉल्ट कर गया, एक का इफेक्ट दूसरे पे हो, दूसरा का इफेक्ट तीसरे पे हो, इसे ही कहते हैं हम लोग रिपल इफेक्ट, ठीक है। तो कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिफ़ॉल्ट कर जाए। दोस्तों डिफ़ॉल्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो अपना पैसा जो है वो समय पे नहीं चुका पाया, इस कारण से क्या हो गया, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफ़ॉल्ट कर गया। और इस तरह से आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके स्टेबिलिटी पे दोस्तों थ्रेट आ जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं सिस्टमिक रिस्क। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों हर्स्टेड रिस्क। हर्स्टेड आपका जर्मनी का बैंक था, ठीक है। तो इसमें ये जो रिस्क फेस किया था ये बैंक, वो एक तरह का सिस्टमिक रिस्क था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर मॉड्यूल बी। ओके, तो डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों ये हर्स्टेड रिस्क कैसे हुआ, तो मॉड्यूल बी के यूनिट के वीडियो को देखिए, वहाँ पे मैंने समझाया है इसे। देखिए आजकल के समय में बहुत सारे कंट्रीज़ को डिपॉजिट इंश्योरेंस का, बहुत सारी कंपनी में डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है। क्यों? ताकि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए एक डिपॉजिट इंश्योरेंस को रखा गया है, ठीक है, ताकि डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस बनाए रखे। अब देखिए ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम है ये बैंक को इनकरेज करता है कि वो अपने इक्विटी कैपिटल को घटाए ताकि अपने रिटर्न को बढ़ा सके। तो ये ज़रूरी है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस को कंबाइन करे किसके साथ? रेगुलेशन ऑन द कैपिटल बैंक मस्ट होल्ड। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सिस्टमिक रिस्क और बैंकिंग रेगुलेशन कैसे रिलेटेड। ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इस सिस्टमिक रिस्क को यदि हमें अवॉइड करना है तो हमारे पास डिपॉजिट इंश्योरेंस होना चाहिए और साथ ही साथ कुछ बैंकिंग रेगुलेशन भी होना चाहिए। तो दोस्तों 1988 का BIS रिकॉर्ड, दोस्तों जब हम BIS की बात कर रहे हैं इसका फुल फॉर्म है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये 1988 का रिकॉर्ड हुआ। तो ये पहला अटैम्प्ट था कि जिसमें इंटरनेशनल रिस्क बेस स्टैंडर्ड सेट किया जाए कैपिटल एडिक्वेसी का। और जो भी बेसल कमेटी के 12 मेंबर थे सभी ने इस पार्टिकुलर रिकॉर्ड में साइन किया, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट अटैम्प्ट टू सेट इंटरनेशनल रिस्क बेस स्टैंडर्ड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी। चलिए अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसकी बात करते हैं हम लोग, की है कुक्स रेशियो।
तो देखिए आपको पता है इंटरनेशनल बैंकों के लिए CRAR क्या होता है दोस्तों, कैपिटल टू रिस्क वेट एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल टू CAR बोलते हैं आप, कैपिटल टू रिस्क वेट RWA रिस्क वेट एडिक्वेसी रेशियो हम लोग कहते हैं इसे। तो बेसिकली ये जो रेशियो है वो इंटरनेशनल बैंक के लिए कितना प्रिस्क्राइब किया गया है, 8% का, ये बेंचमार्क है। लेकिन भारत में जो बैंक्स हैं उनको मिनिमम 9% CRAR मेंटेन करना है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, इंटरनेशनल बैंक के लिए 8% और भारतीय बैंक के लिए 9%, ठीक है। और दोस्तों CRAR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CRAR में जो नंबरेटर रहता है उसमें हमारा कैपिटल आएगा और जो डिनोमिनेटर आता है दोस्तों उसमें RWA आता है। RWA क्या है, हमारा रिस्क वेटेड एसेट्स है, ठीक है। तो कैपिटल को नंबरेटर में और रिस्क वेटेड एसेट को डिनोमिनेटर में। तो दोस्तों कुक्स रेशियो को यदि हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसमें हमें ऑन बैलेंस शीट आइटम और ऑफ बैलेंस शीट आइटम दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और उस बेसिस पे हम बैंक का टोटल रिस्क वेट एसेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसी पार्टिकुलर बैंक का टोटल क्रेडिट एक्सपोजर को मेजर करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कुक्स रेशियो की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कुक्स रेशियो में क्या है कि हमें 8% हमें ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम दोनों को कंसीडर करते हैं। आपको पता है ना ऑन बैलेंस शीट आइटम क्या क्या होगा, आपका एसेट होगा पार्ट, आपका लायबिलिटी पार्ट होगा। इसके पहले यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया है एसेट लायबिलिटी। और ऑफ बैलेंस शीट आइटम में क्या होगा, कंटिजेंसी लायबिलिटी। तो आप लोग एसेट लायबिलिटी को भी कंसीडर करेंगे और कंटिजेंसी लायबिलिटी को भी कंसीडर करेंगे और उस बेसिस पे बैंक का टोटल रिस्क वेट एसेट निकालेंगे। और दोस्तों ये जो अपना कुक्स रेशियो है इसके थ्रू किसी पार्टिकुलर बैंक का हम टोटल क्रेडिट एक्सपोजर को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुक्स रेशियो से रिलेटेड थ्योरी। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं कैपिटल। और कैपिटल तो हमने समझा, कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी समझा, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सुपरवाइजरी पर्पस से कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। तो टायर 1 कैपिटल में क्या क्या आता है दोस्तों, उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल रहेगा। तो आपका जो भी शेयर कैपिटल है, आपका दोस्तों जो भी डिस्क्लोज रिजर्व्स हैं, ठीक है, और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये फुल्ली अवेलेबल है लॉस को कवर करने के लिए। दोस्तों टायर 1 कैपिटल को हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा कैपिटल है क्योंकि शेयर कैपिटल जो है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है। मान लीजिए कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, तो ये जो शेयर कैपिटल है ना वो उस पार्टिकुलर फर्म के पास पूरा अवेलेबल है कि वो अपने लॉस को कवर कर सके। उसके बाद जो भी डिस्क्लोज रिजर्व्स है, जो रिजर्व्स उन्होंने डिस्क्लोज कर रखा है वो भी पूरा अवेलेबल है अपने लॉस को कवर करने के लिए। इसीलिए ये एक ऐसा कैपिटल है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल आता है टायर 2 कैपिटल। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं या कुछ सबऑर्डिनेट डेब्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए इसका लेस क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी क्या है, लेस है ना। तो इसके अंदर कुछ सबऑर्डिनेट डेब्ट आते हैं। और दोस्तों यदि हम लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बोले, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि टायर 2 कैपिटल में लेस क्वालिटी है हमारा कैपिटल का, तो इसीलिए लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी टायर 2 कैपिटल का क्या है, कम है। तो ये यदि आपसे पूछा जाए कि टायर 1 और टायर 2 में ज़्यादा लॉस एब्जॉर्प्शन क्षमता, लॉस को सहने की क्षमता किसमें ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे टायर 1 कैपिटल में लॉस को सहने की क्षमता ज़्यादा है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों हम लोग एलिमेंट्स को देखते हैं, टायर 1 कैपिटल के एलिमेंट्स को देखते हैं। इसको हम लोग गोइंग कंसर्न कैपिटल भी कहते हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि गोइंग कंसर्न कैपिटल हम लोग इसे क्यों कहते हैं, तो दोस्तों इसका भी मैं आपको रीज़न समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कैपिटल। दोस्तों इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ दोस्तों। तो बेसिकली टायर 1 कैपिटल का दो पार्ट है, इसको समझिए। सबसे पहला पार्ट है दोस्तों CET1, ठीक है, ये कॉमन इक्विटी टायर 1 आता है और एक होता है एडिशनल टायर 1 कैपिटल, ठीक है। दोनों में टायर 1 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये टायर 1 का पार्ट है। दोस्तों यदि हम CET1 की बात करें तो CET1 में हमारा पेड अप कैपिटल आएगा, ठीक है, जो हमारा ऑर्डिनरी शेयर है, जो भी हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है और जो भी डिस्क्लोज फ्री रिजर्व्स है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा स्टॉक सरप्लस होता है, यानी शेयर का प्रीमियम जो होता है दोस्तों, ठीक है, जो भी कॉमन शेयर हम इशू करते हैं उससे जो हमारा शेयर का प्रीमियम आता है वो आएगा। तीसरा आएगा दोस्तों कैपिटल रिजर्व्स रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ एसेट। मतलब जो भी हमारा एसेट था, ठीक है, उसको हमने बेच दिया और उस कारण से जो कैपिटल जो भी सरप्लस आया, ठीक है, वो हमारा आएगा टायर 1 CET1 के अंदर।
चौथा है दोस्तों रिवैल्यूएशन रिजर्व। दोस्तों रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले टायर 2 का पार्ट होता था, लेकिन अब इसे टायर 1 में रखा गया है। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा कि जो हमारा ये डिस्काउंट होता है 55% डिस्काउंट पे ही ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो जब हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं दोस्तों 55%, तो मतलब 45% ही हमें लेना है, ठीक है। तो वी हैव टू टेक 45% इनटू कंसिडरेशन। तो CET1 में क्या क्या सीखा आपने? पेड अप कैपिटल, फिर शेयर प्रीमियम या स्टॉक सरप्लस, फिर कैपिटल रिजर्व, और दोस्तों चौथा है रिवैल्यूएशन रिजर्व। यदि हम बात करें एडिशनल टायर 1 कैपिटल की, यानी 81, जिसको शॉर्ट में हम लोग 81 बोलते हैं, 81 में सबसे पहला आता है दोस्तों परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, शॉर्ट में से PNCPS कहते हैं, परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों दूसरा है हमारा स्टॉक सरप्लस, जो भी देखिए एक स्टॉक सरप्लस यहाँ भी है, आप देखिए ना यहाँ भी एक स्टॉक सरप्लस है, लेकिन ये स्टॉक सरप्लस किस कारण से आ रहा है? जब आपने कॉमन शेयर को इशू किया उसके कारण जो आपका शेयर का प्रीमियम आया वो होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक सरप्लस है वो किस कारण से आ रहा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं एडिशनल टायर 1 कैपिटल में इंक्लूडेड, उनके इशू करने के कारण जो भी प्रीमियम है। दोस्तों अंतर समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे कॉमन शेयर के इसलिए नाम रखा गया है CET1 कॉमन इक्विटी टायर। देखिए ना पहला वर्ड पढ़िए, कॉमन लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन लिखा हुआ है तो कॉमन शेयर को ही तो हम इशू करेंगे। और यहाँ पे एडिशनल लिखा हुआ है तो एडिशनल टायर 1 कैपिटल का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इशू करने के बाद जो हमें स्टॉक सरप्लस आता है उसे यहाँ इंक्लूड करते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारा कुछ डेब्ट कैपिटल भी आता है इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग एडिशनल टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे 81 के, ठीक है। और ऊपर के जो हमने डिस्कस किया, ऊपर के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे CET1 के। चलिए अब दोस्तों हम लोग टायर 2 कैपिटल के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए टायर 2 कैपिटल को गोइंग कंसर्न कैपिटल कहा जाता है। तो टायर 1 को हमने क्या देखा? गोइंग कंसर्न, और टायर 2 को हमने क्या देखा? गोन कंसर्न, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको क्लियर रखना है। तो अब यदि हम एलिमेंट्स की बात करें टायर 2 कैपिटल की, तो इसमें अनडिस्क्लोज रिजर्व, मतलब वैसा रिजर्व जो कि अनडिस्क्लोज है, ठीक है, वैसा रिजर्व जो कि अनडिस्क्लोज है, ठीक है, तो वो रिजर्व्स आएगा। फिर जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व आएगा, हाइब्रिड कैपिटल आएगा, सबऑर्डिनेटेड डेब्ट आएगा, और इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स अकाउंट आएगा, ठीक है। तो अनडिस्क्लोज रिजर्व्स, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व्स, हाइब्रिड कैपिटल, सबऑर्डिनेटेड रिजर्व्स और इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स अकाउंट, तो ये सब हमारे टायर 2 के पार्ट होते हैं दोस्तों यदि हम बात करें सबसे पहला पार्ट जो है जनरल प्रोविजन लॉस रिजर्व का, उसको आइए देखते हैं। तो देखिए टायर 1 में आपका एक हुआ CET1, एक हुआ 81, ठीक है, डिफरेंस आपको क्लियर है, ठीक है। PNCPS, फिर स्टॉक सरप्लस और डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये सब हमारे एडिशनल टायर 1 में आते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, फिर स्टॉक सरप्लस, ठीक है, और पेड अप कैपिटल, ये हमारे CET1 में आते हैं। यदि हम बात करें टायर 2 का, तो हमारा जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व को जरा समझते हैं। वैसा देखिए वैसा प्रोविजन या लॉस जो कि जनरल है नेचर में, ठीक है, और किसी एसेट के अगेंस्ट नहीं किया गया हो, ठीक है, तो उसको हम लोग लेते हैं किसमें, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, दोज आर इंक्लूडेड अंडर टायर 2 कैपिटल, ठीक है। और दोस्तों इसमें लिमिट क्या है? इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1.25% ऑफ टोटल रिस्क वेट एसेट होना चाहिए। तो जो भी आपका रिस्क वेस एसेट है, ठीक है, वो मान लीजिए कि आपका रिस्क वेस एसेट है 20,000, तो इसका 1.25% निकाल लीजिए, उतना ही आप जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि NPA का सेल हो जाए, ठीक है, NPA के सेल पे जो एक्सेस प्रोविजनिंग होता है, ठीक है, तो उसको भी आप जनरल प्रोविजन के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन देखिए आपने NPA को बेचा, ठीक है, तो एक्सेस प्रोविजन तो आएगा ही आएगा ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ NPA, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं जनरल प्रोविजन में, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.25% ऑफ RWA। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने जनरल प्रोविजनिंग एंड लॉस रिजर्व्स को। तो देखिए जनरल प्रोविजनिंग एंड लॉस रिजर्व जो कि जनरल इन नेचर है, तो उस पर क्या लिमिट डाला गया है? टोटल रिस्क बेस्ड एसेट का 1.25%, ठीक है। तो जो भी एक्सेस प्रोविजन है, मान लीजिए कि आपने NPA को बेच दिया, ठीक है, और NPA को बेचकर आपको प्रोविजन आया, तो उसको भी इंक्लूड करते हैं हम लोग जनरल प्रोविजन में, और इसमें लिमिट कितना रखा गया है? 1.25% ऑफ RWA, ठीक है। एक्सेस प्रोविजन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड ट्रेडेड सिक्योरिटी, then the excess amount subject to tax would also be eligible for inclusion under Tier 2 capital within overall ceiling of 1.25% of total risk-weighted asset। तो दोस्तों देखिए क्या क्या कंपोनेंट आ रहा है वो जरा देखिए ध्यान से। NPA को बेचने के बाद जो एक्सेस प्रोविजन आया उसको पहला चीज़ हम लोग इंक्लूड किया जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व में। उसके बाद दोस्तों आपने डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन के अकाउंट पे जो एक्सेस प्रोविजन आया,
ठीक है, उसको भी हम लोग दूसरा चीज़ हम लोगों ने जनरल प्रोविज़न में इंक्लूड किया, ठीक है। तो इंक्लूजन अंडर टायर 2 कैपिटल, और उसका सीलिंग कितना है दोस्तों 1.25% है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पार्ट आता है वो हाइब्रिड डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में क्या है, इसका सिमिलैरिटी इक्विटी से है, उसको भी टायर 2 कैपिटल में हम लोग इंक्लूड करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपका डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, परपेचुअल कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, शॉर्ट में उसे पीसीपीएस बोलते हैं। फिर हमारा एक आरएनसीपीएस है, यानी रिडेमेबल नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, फुल फॉर्म थोड़ा याद रखिएगा। और एक है हमारा रिडेमेबल कुमुलेटिव प्रेफरेंस है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे, पीएनसीपीएस की यदि हम बात करें, पीएनसीपीएस का फुल फॉर्म है परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे आपने देखा था कि परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है हमारा 81 का पार्ट है। परपेचुअल मीन्स होता है कि जो कि हमेशा चलता रहे, नॉन कुमुलेटिव मतलब कि जो कुमुलेटिव जो कि कुमुलेट नहीं करे, है ना। और ये हमारा प्रेफरेंस शेयर है। तो प्रेफरेंस शेयर दो तरह का होता है, एक होता है कुमुलेटिव, एक होता है नॉन कुमुलेटिव, ठीक है। तो दोस्तों कुमुलेटिव की यदि हम बात करें तो कुमुलेटिव वाला हमारा टायर 2 का पार्ट है ना, लेकिन नॉन कुमुलेटिव वाला हमारा टायर 1 का पार्ट है। और दोस्तों यदि उसमें भी दो पार्ट है, एक है हमारा परपेचुअल और एक है रिडेमेबल। परपेचुअल मतलब जो कि लगातार चलता रहे, और रिडेमेबल मतलब कि जिसको हम रिडीम कर सकें, ठीक है। तो रिडीम में चाहे नॉन कुमुलेटिव हो चाहे कुमुलेटिव हो, वो आपका टायर 2 का पार्ट होगा। दोस्तों इसको यदि आपको याद रखना है, मैं इसको समराइज कर देता हूँ दोस्तों। देखिए इसको मैं आसानी से समझा देता हूँ आपको। देखिए यदि हम शेयर की बात करें तो शेयर में आपकी एक आ गई परपेचुअल, ठीक है, एक होगी हमारी परपेचुअल और एक होगी हमारी रिडीमेबल, मतलब वैसा शेयर इसको रिडीम कर सके हम कभी भी, और परपेचुअल इसको हम लोग लगातार चलता रहेगा। तो परपेचुअल में भी दो पार्ट है, एक है हमारा कुमुलेटिव जो कि कुमुलेट होता है, और एक है हमारा नॉन कुमुलेटिव। उसी तरह रिडीमेबल में भी दो पार्ट है दोस्तों, एक है हमारा कुमुलेटिव और एक है हमारा नॉन कुमुलेटिव। तो दोस्तों यदि हम परपेचुअल कुमुलेटिव की बात करें तो परपेचुअल कुमुलेटिव जो है हमारा परपेचुअल कुमुलेटिव जो रिजर्व्स है वो हमारा टायर 2 का पार्ट है। परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव जो है दोस्तों परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव पीएनसीपीएस जो है वो टायर 1 का पार्ट है। रिडीमेबल चाहे कुमुलेटिव हो चाहे नॉन कुमुलेटिव हो, वो हमारा टायर 2 का पार्ट है। तो ये आप याद रखेंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस चीज़ में। बस एक याद रखना है कि परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव टायर 2 है, बाकी सभी के सभी हमारे टायर 1 है, और बाकी सभी के सभी हमारे टायर 2 हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टायर 2 का पार्ट है वो इन्वेस्टमेंट रिजर्व। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट पे जो एक्सेस प्रोविजन होता है, जो कि सेल और हेल्प फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी में रहता है, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दिस वुड बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन टायर 2 कैपिटल। इसमें भी लिमिट है 1.25% ऑफ टोटल RWA, ठीक है। दोस्तों एक होता है गोइंग कंसर्न कैपिटल और एक होता है गोन कंसर्न कैपिटल। तो गोइंग कंसर्न कैपिटल वैसा कैपिटल है जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट ट्रिगरिंग बैंक्रप्सी ऑफ द बैंक, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है विच कैन एब्जॉर्ब देखिए क्या एब्जॉर्ब करेगा, लॉस को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कोई बैंक्रप्सी नहीं आने देगा। तो टायर 1 कैपिटल जो है हमारा गोइंग कंसर्न कैपिटल है। टायर 2 कैपिटल में क्या होता है, वैसा कैपिटल है जो कि एब्जॉर्ब करेगा लॉस को जब बैंक लिक्विडेशन की सिचुएशन में आ जाएगी। तो समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी टायर 2 की कम है एज कम्पेयर टू टायर 1। टायर 1 में क्या देखा हमने कि लॉस को एब्जॉर्ब करेगा बिना बैंक्रप्सी से, कोई मतलब नहीं, बैंक बैंक्रप्ट है कि नहीं है कोई मतलब नहीं है, वो लॉस को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन गोन कंसर्न कैपिटल तभी एब्जॉर्ब करेगा लॉसेस को जब बैंक का स्थिति कैसा हो कि दिवालिया हो जाए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों टायर 1 कैपिटल में से क्या क्या हम लोग डिडक्ट करते हैं, तो देखिए सबसे पहला डिडक्शन क्या है, इंटेंजिबल एसेट एंड लॉसेस इन द करेंट पीरियड एंड दोज बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम टायर 1 कैपिटल। आपको पता है दोस्तों बैलेंस शीट, तो एक साल का बैलेंस शीट मान लीजिए हमने बनाया, उसमें जो भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं या जो भी हमारे लॉस हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड से लाया है, उसको हमें टायर 1 कैपिटल से क्या करना है, डिडक्ट करना है। उसे हम लोग टायर 1 कैपिटल में नहीं लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्रिएशन ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट, तो ये सब कुछ हाईली सोफिस्टिकेटेड टर्म सब है, इतना आप लोगों को डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी डिफर्ड टैक्स एसेट का क्रिएशन, जिसके कारण टायर 1 कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है विदाउट एनी टेंजेबल एसेट बीइंग एडेड टू द बैंक, तो इसे हम लोग भी क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो बस दो चीज़ याद रखिए, एक तो आपका इंटेंजेबल एसेट जिसको हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड से लाया है, और एक हमारा डिफर्ड टैक्स असेसमेंट, तो ये दो चीज़ को हम लोग डिडक्ट करते हैं टायर 1 कैपिटल से, बस इसी को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा टायर 1 और टायर 2 कैपिटल से डिडक्शन क्या क्या होता है,
इक्विटी और नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज. The investment of a bank in the equity as well as non-equity capital issued by a subsidiary should be deducted at 50% from Tier 1 and Tier 2 capital of the bank. तो दोस्तों देखिए, बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में या नॉन इक्विटी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में, जो कि एक सब्सिडरी के द्वारा इशू किया. देखिए बैंक अपना सब्सिडरी होता है ना, ठीक है, तो सब्सिडरी ने कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किया और बैंक का उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो उसको 50% हमें डिडक्ट करना है दोनों को, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो नॉन इक्विटी हो. ठीक है, Tier 1 से भी डिडक्ट करना है, Tier 2 से भी डिडक्ट करना है. इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेडिट इन्हांसमेंट पर्टेनिंग टू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट. आपको स्टैंडर्ड एसेट का डेफिनेशन पता है. स्टैंडर्ड एसेट मतलब कि हमें जो है उसका जो भी हमारा EMI है वो हमको प्रॉपर मिल जाएगा, है ना, जो कि प्रॉपर चल रहा है ना, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं. तो उसको यदि सिक्योरिटाइज करेंगे, उसमें जो क्रेडिट इन्हांसमेंट है, तो सबसे पहला आता है फर्स्ट लॉस फैसिलिटी, उसके बाद दोस्तों सेकंड लॉस फैसिलिटी. तो क्या कर रहा है, द फर्स्ट लॉस क्रेडिट इन्हांसमेंट प्रोवाइडेड बाय द ऑरिजिनेटर शैल बी रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल फंड एंड डिडक्शन शैल बी कैप्ड एट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट दैट द बैंक वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू होल्ड फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द एसेट. द डिडक्शन शैल बी मेड एट 50% फ्रॉम Tier 1 एंड 50% फॉर Tier 2. तो जो मैंने रेड में हाईलाइट किया बस इसको ध्यान में रखिए. इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड टर्म्स है, इतना आपको नहीं पूछा जाएगा. दोस्तों सेकंड लॉस फैसिलिटी में ही 50% को डिडक्ट करना है Tier 1 Tier 2 से. वी आर डिस्कसिंग डिडक्शन. इसके बाद दोस्तों जो भी सिक्योरिटीज स्पेशल पर्पज व्हीकल ने इशू किया गया है, ठीक है, और उसमें भी हमें 50% Tier 1 से और 50% Tier 2 से डिडक्ट करना है. ये ध्यान रखिएगा, 50% डिडक्ट करते हैं Tier 1 से और Tier 2 से. दोस्तों इसके बाद Tier 2 के लिए लिमिट क्या है ये ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो क्या कहा गया है कि जो Tier 2 का जो एलिमेंट्स है उसको कहा गया है कि वो Tier 1 एलिमेंट का 100% ही मैक्सिमम हो सकता है. तो मान लीजिए कि Tier 1 एलिमेंट्स आपने निकाला, सभी को ऐड किया और वो आगे आपका मान लीजिए 2000 करोड़ ये कैपिटल है, इसका 100% यानी कि Tier 2 जो होगा वो 2000 करोड़, जो Tier 2 का जो वैल्यू होगा वो 2000 करोड़ के या तो बराबर होगा या इससे कम होगा. ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है. चलिए अब देखिए आपके सामने एक टेबल है. इस टेबल में इधर रेगुलेटरी कैपिटल लिखा हुआ है, इधर परसेंटेज ऑफ RWA लिखा हुआ है. तो पहला है मिनिमम कॉमन इक्विटी Tier 1 रेशियो, CET1 रेशियो बोलते हैं इसे, CET1 रेशियो. तो इसके अंदर कौन कौन सा चीज़ आता है CET1 में, मैंने बताया पेड अप कैपिटल आएगा, डिस्क्लोज रिजर्व्स आएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आएगा, कैपिटल रिजर्व्स आएगा, फिर जो सरप्लस अराइज हो रहा है सेल ऑफ प्रोसीड का वो आएगा. तो उसको आपको पता है उस पर लिमिट कितना है 5.5% ऑफ RWA. ये सभी परसेंटेज हमारे रिस्क बेस्ड एसेट की परसेंटेज है. इसके बाद दोस्तों जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है. तो इस पर कितना लिमिट है वो है 2.5% का लिमिट. फिर दोस्तों आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, CET1 प्लस CCB, तो ये मिलके आपका तीसरा आता है, तो ये आपको मिलेगा 8%, है ना. तो ये हमारा देखिए 5.5% है और ये हमारा 2.5% है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8%. इसके अलावा दोस्तों हमारा एडिशनल Tier 1 कैपिटल आता है. तो इसके अंदर क्या क्या आइटम आता है हमने बताया, PNCPS आता है, PDI आता है ना. इस पर जो कैप डाला गया है, लिमिट डाला गया है वो है 1.5%, ठीक है. फिर उसके बाद दोस्तों मिनिमम Tier 1 कैपिटल जो है, मिनिमम Tier 1 कैपिटल में क्या होता है दोस्तों, मिनिमम Tier 1 कैपिटल में आपका देखिए एक तो CET1 आ जाएगा, है ना, और एक आपका एडिशनल Tier 1 कैपिटल आ जाएगा. तो ये दोनों मिलके बनेगा मिनिमम Tier 1 कैपिटल. तो बताइए 5.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 7, है ना. इसके बाद दोस्तों Tier 2 कैपिटल आ जाएगा. तो Tier 2 कैपिटल में क्या आता है, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व्स, डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स. तो इस पर लिमिट रखा गया है 2% का. और दोस्तों मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो हो जाएगा Tier 1 प्लस Tier 2. Tier 1 है 7 और Tier 2 है 2, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9%. और मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो प्लस CCB है, यानी कि 7 प्लस 2, ठीक है. तो CCB तो हमें पता है 2.5% है ना. और हमारा टोटल MTC जो है वो कितना है 9%. तो 2.5 प्लस 9 हो जाएगा 11.5%. तो ये आपको टेबल एकदम याद रखना है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है दोस्तों. अब दोस्तों जरा CCB की बात कर लेते हैं. तो CCB को डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि बैंक कैपिटल बफर को बिल्डअप कर ले. बैंक के पास क्या हो कि सफिशिएंट कैपिटल बफर हो, ठीक है. तो नॉर्मल टाइम में ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग. बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल बफर हो नॉर्मल टाइम में, ठीक है, जिसको हम लोग ड्रॉ कर सके. मान लीजिए कि कोई स्ट्रेस पीरियड आ गया, वहाँ पे लॉस इनकर कर रहा है बैंक, तो उसको हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकें. तो ये बैंकों को कुछ कैपिटल रखना पड़ता है ना, उसको CCB कहते हैं, कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहते हैं, ठीक है, CCB. तो वो आपने देखा ना लिमिट कितना है 2.5% है RWA का, ठीक है. और हाँ उसके बाद दोस्तों बैंक को मिनिमम कितना मेंटेन करना है, तो 2.5% मेंटेन करना है. अब देखिए इसको किसके अंदर रखा जाता है, इसको मर्ज किया जाता है CET1 के साथ, है ना. देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि कंप्राइज ऑफ CET1 कैपिटल.
तो मैं यहाँ पे देखिए ना CET1 को जोड़ दिया हम लोग किसके साथ, देखिए CCB के साथ, है ना, मिनिमम CET1 प्लस CCB, तब मिला आपको 8% मिला। इसीलिए किसका पार्ट है, CET1 का पार्ट है। और एबव द रेगुलेटरी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 9%, 9% का तो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है, उसके एबव है ये, ठीक है ना, लास्ट में मिनिमम टोटल कैपिटल प्लस CCB, तब जाके 11.5% होता है। इसके बाद दोस्तों एक टेबल है जिसमें आपको ये दिखाया गया है एट वेरियस लेवल दैट कॉमन इक्विटी। देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, इंडिविजुअल बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल बैंक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि CET1 रेशियो आफ्टर इंक्लूडिंग करंट पीरियड रिटेनिंग अर्निंग, ठीक है, मतलब अभी का अर्निंग को बढ़ाकर को जोड़कर CET1 रेशियो जो आ रहा है, और उस केस में मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो, ठीक है, अर्निंग के परसेंटेज में एक्सप्रेस किया गया है। मतलब समझने का प्रयास कीजिए कि कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो, यहाँ पे आपको देखिए दो चीज़ है, एक होता है होल्डिंग, बैंक कितना होल्ड करेगी, और दूसरा चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन, बैंक कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो अपने अर्निंग का कितना परसेंट होल्ड करना है बैंक को, वो यहाँ परसेंटेज दिखाया गया है। तो देखिए इस इधर जो लिखा गया है वो CET1 रेशियो बताया गया है। तो दोस्तों यदि CET1 रेशियो 8% से ज़्यादा है, दोस्तों जब हम CET1 रेशियो 8% से ज़्यादा कर रहे हैं तो CET1 में तो आपको पता है कि 5.5% का कैप है, और प्लस आपने जो देखा अभी CCB इसमें 2.5% का कैप है, दोनों मिलकर होता है 8%। तो दोस्तों यदि बैंक का CET1 मतलब ये दोनों को जोड़ के जो रेशियो आया वो 8% से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को अपने अर्निंग का 0% होल्ड करना है। मतलब पूरा का पूरा बैंक चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने अर्निंग का, समझ में आ रहा है, बैंक का जो भी अर्निंग है उसका वो 0% उसे होल्ड करना है। दैट मीन्स बैंक कैन डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर अर्निंग एज, बैंक अपने इंटायर अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। लेकिन यदि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा CET1 और CCB रेशियो है वो 7% है, तो क्या होगा, तो 7% है तो यहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले रेंज में आ जाएंगे। तो उस केस में बैंक को अपने 60% अर्निंग को होल्ड करना है, यानी 40% ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो दोस्तों इसको, इस चार्ट को आपको याद रखना है। इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ दोस्तों। देखिए काफ़ी सिंपल है, आप यहाँ लिख दीजिए 6.125 और यहाँ पे लिख दीजिए 5.5, दोनों को डिफरेंस निकालिए दोस्तों। तो डिफरेंस निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा 0.625। तो आप क्या कीजिए, सब में 5.5 लीजिए और उसमें 0.625 ऐड कीजिए, तो आपको मिल जाएगा 6.125। फिर उसमें 0.625 ऐड कीजिए तो मिल जाएगा 6.75। ऐसे करके ऐड करते जाइए तो आप 8 तक पहुंच जाएंगे, और इस तरह का आपको डिफरेंट रेंजेस मिलेंगे। तो देखिए यदि आपका जो CET1 रेशियो है वो 5.5 से 6.25 के बीच में, मतलब मान लीजिए 6% है, तो उस केस में बैंक को अपना पूरा अर्निंग होल्ड करना है, कुछ भी उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। तो इसी को याद रखिएगा दोस्तों, 100%, 80%, 60%, 40% और 0%, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, ठीक है। क्या है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, शॉर्ट में इसे हम लोग CCB कहते हैं, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। तो इसका दो एम है। देखिए हमने CCB देखा ना अभी, CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर, इसमें मैंने क्या बताया आपको, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो भी हमारा स्ट्रेस टाइम है उसमें हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल रहता है कि बैंक को लॉस से बचा सके हम। लेकिन यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, एक बफर है, बफर को बिल्ड करना गुड टाइम में, अच्छे टाइम में, ठीक है, वहाँ था नॉर्मल टाइम, जिससे क्या हो कि क्रेडिट का फ्लो मेंटेन रहे डिफिकल्ट टाइम में। और दोस्तों ये क्या अचीव करता है, मैक्रो प्रूडेंशियल गोल ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम इंडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग। ऐसा नहीं कि बैंक खूब लैंड कर रहा है, ठीक है, जब उसका एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है तो उससे रोकना, सेकंड पर्पस ये है, ठीक है। और देखिए इस पर लिमिट कितना डाला गया है, तो जो CCB है उसको कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल के फॉर्म में ही मेंटेन करना है, और इसका जो वैल्यू है 0 से 2.5% होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बैंक विल बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्रिशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए तो मान लीजिए कि जो काउंटर साइक्लिक बफर का रिक्वायरमेंट है उसको यदि वो बैंक मीट नहीं कर पा रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्रिशनरी डिस्ट्रीब्यूशन विच में इंक्लूड डिविडेंड पेमेंट, शेयर बायबैक एंड स्टाफ बोनस पेमेंट। तो मान लीजिए कि कोई बैंक है वो अपने CCB के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रही है, तो RBI क्या करेगी, उसके डिविडेंड पेमेंट पे रोक लगा देगी, उसके स्टाफ बोनस पेमेंट पे रोक लगा देगी, और उसके शेयर बायबैक पे रोक लगा देगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, CCB तो करना ही करना है, उसके अलावा CCB भी करना है, ठीक है। चलिए, इफ एज पर RBI डायरेक्टिव बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड CCB एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, द रिक्वायर्ड CCB एंड CCB आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। अब देखिए CET1 का बैंक, दोनों CET1 का पार्ट है, तो इंक्रीमेंट कितना है 0.25 ऑफ द रिक्वायर्ड CCB एंड CCB प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
मान लीजिए कि एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ सीसीबी है 2.5% और ट्रिपल सीबी है 1%। ये मानना है, ये अभी है नहीं है ना। टोटल रिक्वायरमेंट मान लीजिए सीसीबी है 2.5% और ट्रिपल सीबी है 1%। तो हर एक बैंड पे 2.5 का वन फोर्थ निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0.625, और 1% का फोर्थ पार्ट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0.25। तो हर एक बैंड पे 0.625% का RWA का ऐड करना पड़ता है CCB के लिए, और 0.25% का बैंड ऐड करना पड़ता है ट्रिपल CB के लिए। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि स्ट्रक्चर इन इंक्रीमेंट ऑफ 1.25, यही करने का मतलब हुआ कि जो इंक्रीमेंट होता है ना, ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 0.25% का ऑफ द रिक्वायर्ड CCB एंड ट्रिपल RBI। तो दोस्तों एग्जांपल और मान लेते हैं। मान लीजिए कि RBI ने प्रिस्क्राइब किया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिए। RBI ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको CCB मेंटेन करना है 4%, ठीक है, और RBI ने बोला कि आपको ट्रिपल CB मेंटेन करना है 2%। तो उस केस में बताइए बैंड का कितना बैंड होगा, इंक्रीमेंट कितना का होगा। तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1%, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 0.5%। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि RWA जो है 1% आप बढ़ाएंगे, और इसमें कितना बढ़ाएंगे 0.5%, है ना। तो अभी बैंक अभी CCB कितना लिमिट है 1.5 का, तो 1.5 का 4% निकालेंगे तो 0.625 मिलेगा। इसीलिए इस चार्ट में जो मैंने आपको समझाया था कि 0.625 का एडिशन हो रहा है, क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, इसीलिए हो रहा है, ठीक है। तो 5.5 तो मिनिमम है और 8% मैक्सिमम है, और 0.625 को जोड़ते जाइए तो आपको ये लिमिट मिलता चला जाएगा। 4 टू बैंड बनेगा और इस बेसिस पे आप अर्निंग है दोस्तों। इस पे MCQ और केस स्टडी पूछा जाएगा, इसीलिए इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको समझते हैं। अब आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों, इसको समझिए। इस एक्सेल शीट को मैंने प्रिपेयर किया है और इससे आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। इस पर जो केस स्टडी आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देखते हैं दोस्तों। देखिए आपको क्वेश्चन में RWA दे रखा है दोस्तों 2 लाख। RWA कितना दिया हुआ है दोस्तों 2 लाख आपका RWA है, ठीक है। अब दोस्तों समझिए, जो हमारा कैपिटल आइटम है, ठीक है, और यहाँ पे हम अमाउंट को दिखा रहे हैं करोड़ में, यहाँ पे टाइप शो कर रहे हैं, यहाँ क्राइटेरिया दिखा रहे हैं, यहाँ पे CET1 कोर टायर 1, एलिजिबल CET1, एडिशनल टायर 1, ठीक है। फिर आपका देखिए टायर 1 का 2 पार्ट होता है, या तो आपका एक तो CET1 होगा और एक 81 होगा, ये होता है ना टायर 1 का 2 पार्ट, ठीक है। और एक कॉलम है एलिजिबल एडिशनल टायर 1 का, फिर टायर 2 है, उसके बाद एलिजिबल टायर 2 है, ठीक है। और दोस्तों ये तो आपको रेशियो पता ही है कि CET1 का मिनिमम कितना होना चाहिए 5.5 होना चाहिए। 81 एडिशनल टायर 1 मैक्सिमम कितना होगा 1.5 होगा। टोटल टायर 1 कितना होगा मिनिमम 7% होगा, मिनिमम 7% होगा। और टायर 2 आपका जो है टायर 2 जो है मैक्सिमम कितना होगा 2%। दोस्तों एक चीज़ को क्लियर कीजिए, यहाँ पे टायर 2 जो 2% है वो मैक्सिमम है, और टोटल टायर 1 प्लस टायर 2 9% जो है वो मिनिमम है, ठीक है। इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। कौन चीज़ मिनिमम है कौन चीज़ मैक्सिमम है, ठीक है। ये पार्टिकुलर टेबल से आपको ये चीज़ क्लियर होगा, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इस टेबल को जरा देखिए, ठीक है। ये जो है 2.5% का जो मैंने बताया था CCB, ठीक है, ये है आपका CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर, है ना। और ये हमारा एडिशनल टायर 1 कैपिटल जो 1.5 है वो आपका मिनिमम है। चलिए ये दो चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं इस टेबल में, ठीक है। अब इस टेबल में आते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला है हमारा पेड अप कैपिटल। आप बताइए पेड अप कैपिटल टायर 1 का पार्ट है या टायर 2 का पार्ट है। तो ये टायर 1 कैपिटल का पार्ट है, तो हमने T1 लिख दिया। इसका अमाउंट आपको दे रखा है 8,000 करोड़। तो 8,000 करोड़ है तो ये कोर टायर 1 में आएगा, है ना, कोर टायर 1 में पार्ट आएगा। CET1 का पार्ट होता है ये, तो इसलिए CET1 के कॉलम में हमने लिख दिया, ठीक है। फिर अगला है स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये भी हमारा CET1 का पार्ट है, इसका वैल्यू 1500 दिया हुआ है और टायर 1 का पार्ट है, तो हमने इसको CET1 में लिख दिया 1500 और ये 1500। फिर आता है कैपिटल रिजर्व, ये भी हमारा टायर 1 का पार्ट है और CET1 में आता है 400 और 400। फिर दोस्तों स्टॉक सरप्लस फॉर एडिशनल T1, ये एडिशनल टायर 1 का पार्ट है और इसका वैल्यू दे रखा है 501, 81 हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 81 के कॉलम में आएगा, ठीक है, 81 के कॉलम में आएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए एलिजिबल 81 आपका 0 है। क्यों है 0 है इसको मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, इसको मैं आगे समझाऊंगा दोस्तों। एलिजिबल 81 0 क्यों लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इसको मैं आगे समझाता हूँ। फिर दोस्तों एक फॉरेक्स रिजर्व है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फॉरेक्स जब कभी मैंने नहीं बताया है, जब भी फॉरेक्स रिजर्व रहे ना तो उसको 25% डिस्काउंट पे लेते हैं। तो 25% डिस्काउंट करेंगे और ये T1 का पार्ट होता है, टायर 1 का पार्ट होता है। तो लेकिन तो डिस्काउंट 25% है तो लेंगे कितना 75% लेंगे, 75% लेंगे। तो 200 का 300 का 75% निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा 225, 225। तो 225 आपका कोर टायर 1 में आएगा या CET1 में आएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने CET1 में इसे लिखा है, ठीक है, ये क्लियर है। फिर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व, ये भी हमारा डिस्क्लोज फ्री रिजर्व भी हमारा CET1 का पार्ट होता है।
24,100 दिया हुआ है, ये भी T1 का पार्ट है। प्रोविजन और कंटीजेंसी जो होता है दोस्तों वो हमारा टायर 2 का पार्ट है। अमाउंट दे रखा है 3,000 और अभी मैंने आपको बताया था इसके लिए क्राइटेरिया है कि 1.25% ऑफ RWA। आपका RWA कितना है, आपका RWA यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर दिया हुआ है 2 लाख, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों RWA दिया हुआ है 2 लाख। दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है RWA आपको सिंगल ना देकर आपको ऐसा देखिए RWA को 3 पार्ट होता है ना आपका, एक ऑपरेशनल रिस्क के लिए, एक मार्केट रिस्क के लिए और एक आपका क्रेडिट रिस्क के लिए। तो तीनों का इंडिविजुअल दे देगा, आप टोटल ऐड करके ये निकाल लेंगे। तो 2 लाख का आप 1.25% निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3,000, ठीक है। ऐसे देखिए ना 2 लाख का आप 2 लाख का 1% 2,000 है ना, और आपका आधा परसेंट जो होगा वो हो जाएगा 1,000 और आपका इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये 3,000। चलिए तो दोस्तों 1.25% ऑफ RWA आपको मिलेगा टायर 2 कितना 3,000 नहीं 2,500 मिलेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए समझिए निकाल के देखते तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपका 2 लाख है ना, तो 2 लाख का हम क्या निकाल रहे हैं 1.25%, तो 1% जो है वो कितना है, 1% है आपका 2,000 है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आधा परसेंट कितना हो जाएगा, आधा परसेंट हो जाएगा 1,000 और 1/4% कितना हो जाएगा आपका 500। तो 2,000 ले लीजिए और 500 ले लीजिए यानी 2,500। तो ये 2,500 जो होगा दोस्तों 2,500 जो होगा तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा टायर 2 का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किसके अंदर आता है ना, ये आपको क्लियर रखना है इस कंसेप्ट को। चलिए इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वो है रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है उसका उस पर क्या क्राइटेरिया है कि 55% डिस्काउंट पे होता है, मैंने समझाया है। और ये टायर 1 का पार्ट है, 1,200 वैल्यू दिया हुआ है, तो क्राइटेरिया आप 55% डिस्काउंट लेके नहीं 45% लेंगे, तो 1,200 का 45% निकालिए तो 540 आएगा, है ना। PNCPS परपेचुअल नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर एडिशनल टायर 1 में आता है ना, और इस पर भी लिमिट कितना है 1.5% ऑफ RWA, ठीक है। तो इसका वैल्यू दे रखा है 4,000, RWA का 1.5% निकाल लीजिए, अभी हमने निकाला है 1% कितना है 2,000, आधा परसेंट कितना है 1,000, तो 2,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 3,000 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, एक चीज़ समझिए, देखिए तो ये जो टायर 1 में आता है, ठीक है, देखिए ये जो PNCPS है वो AT1 में भी आता है और T2 में भी आता है, ठीक है। तो टायर 1 में क्या कहा गया है कि टायर 1 में मैक्सिमम 1.5% ही होगा, तो बाकी जो 1,000 बचा वो किस में चला जाएगा T2 में चला जाएगा, ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर PCPS हो या RNCPS हो या RCPS हो, ये टायर 2 का पार्ट है, इस पर कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा चला जाएगा। और सबऑर्डिनेट डेप्ट यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, वैसे वो 2 T2 का पार्ट होता है। चलिए अब दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि जब हमने यहाँ पे PNCPS की बात किया तो 1.5% का जो मैक्सिमम अमाउंट था PNCPS का, ठीक है, उसको वो हमने टायर 1 वो हमने AT1 में लिया, ठीक है, यानी कि 3,000 लिया, ठीक है। और बाकी जो 1,000 बचा उसको हमने किस में डाल दिया टायर 2 में डाल दिया। सिमिलरली आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जो स्टॉक सरप्लस था एडिशनल टायर 1 का, उसको भी हमने किस में लिया है T2 में लिया है। अब क्यों लिया है वो हम लोग समझते हैं दोस्तों, उसके पीछे रीजन मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपको लिमिट समझ में आएगा तो क्लियर होगा। अब दोस्तों आप क्या कीजिए, इन सभी को ऐड कर लीजिए, 8,000 प्लस 1,500 प्लस 400 प्लस 225 प्लस 2,400 प्लस 540, तो ये आपको ऐड करने पे मिलेगा कितना, इफ़ यू ऐड ऑल ऑफ देम यू विल गेट 13,165, 13,065, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा उसके बाद आप क्या कीजिए, एलिजिबल CET1 को ऐड कीजिए। एलिजिबल CET1 आपका कितना मिलेगा दोस्तों, एलिजिबल CET1 के लिए आपको इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी आपको मिलेगा 13,065, ठीक है। एडिशनल टायर 1 को ऐड कीजिए तो 500 यहाँ पे और 4,000 यहाँ पे, तो वो कितना मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 4,500, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप एलिजिबल एडिशनल टायर 1 को ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 3,000। फिर आप टायर 2 को ऐड कर लीजिए तो मिल जाएगा आपको 5,000। एलिजिबल कितना है उसमें से, तो एलिजिबल है आपका 5,000। अब आपको एक चीज़ लास्ट में देखना है कि लिमिट जो यहाँ पे है वो लिमिट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉलम मैंने नीचे एक्स्ट्रा बनाया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैंने एक कॉलम नीचे एक्स्ट्रा बनाया है इसी को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों देखिए आपका यहाँ पे देखिए टोटल तो ये आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जो होगा वो ये होगा, क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपको पता है ना कि टायर 2 का जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है वो टायर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ज़रा देखिए CET यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका 1.5% जो है 1.5% इसका मैक्सिमम है, किसका, एडिशनल टायर 1 का। ये आप यहाँ देख सकते हैं किसका, RWA का। RWA आपका कितना 2 लाख है ना, 2 लाख का 1% है आपका दोस्तों 2,000, और 2,000 है आपका
ठीक है, और एक आधा % हो जाएगा 1000, यानी कि 3000, समझ रहे हैं 3000। तो आप देखिए एडिशनल टायर 1 जो है आपका जुड़ के कितना हो रहा है, 4500 हो रहा है। मतलब कि हमको जो लिमिट डाला गया है, जिसको हम लिमिट है 3000, तो हम लेंगे 3000 ही, तो बचा हमारा 1500, वो कहाँ जाएगा? तो 1500 जो है चला जाता है दोस्तों, वो आप देख रहे हैं ना, 1500 1000 यहाँ चला गया और 500 यहाँ चला गया। आप समझ में है आपको कि आखिर क्यों हमने ये 500 यहाँ लिखा है और 1000 यहाँ लिखा है? इसी कारण से, क्योंकि हम 3000 ही ले सकते हैं, है ना, 3000 ही ले सकते हैं। तो बाकी 1500 जो है उसको हमें किसको देना पड़ेगा? उसको हमें T2 को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसका लिमिट 81 का लिमिट एक्सीड हो रहा था, तो हम 81 एलिजिबल जो 81 है वो कितना है हमारा? ये हमारा एलिजिबल 81 है। ये कितना है हमारा? एलिजिबल 81, ठीक है। वो कितना मिला हमें? 3000 मिला। अच्छा, CT1 पे क्या लिमिट है? जरा आप देखिए एक बार, सब चीज़ का लिमिट देखिए। CT1 पे क्या लिमिट है दोस्तों? CT1 पे लिमिट है 5.5% मिनिमम। तो मिनिमम 5.5% है। देखिए क्या, ये तो 5.5 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 5% निकालिएगा आप तो 10,000 मिलेगा, तो उससे ज़्यादा ही है ना। तो इस पर तो इसका लिमिट तो सही है, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। 81 का हमने देखा कि वो ज़्यादा हो रहा था, तो हमने 3000 किया। अच्छा, T2 पे क्या लिमिट है? T2 मैक्सिमम 2% हो सकता है ना। T2 जो है दोस्तों मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2%। अब आप ये देखिए हमारा T2 आ कितना रहा है? हमारा T2 आ रहा है 5000, आ रहा है ना 5000, ठीक है। देखिए 3000 यहाँ से और आपका 2000 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। जो प्रोविजन कॉन्टीजेंसी है वो आपका 1.25% ऑफ RWA, ठीक है। तो 1.25% आपने निकाला था तो 2500 मिला था, ठीक है। और 1000 यहाँ से, तो अब क्या हो गया? ये हो गया 3500, और PNCPS हो गया 4500, और ये 5000। टायर 2 जो आ रहा है वो तो 5000 आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ लिमिट है कि ये टायर 2 जो है 2% ही होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो आप इसका 2% निकालेंगे तो मिलेगा 4000, तो आपको 5000 में से केवल 4000 ही लेना है। आप ये समझ में आया आपको? ठीक है। तो आप देखिए टायर 1 जो है आपका, टायर 1 कितना हो गया? 13065, और उसमें आप क्या ऐड कर दीजिए दोस्तों? उसमें आप ऐड कर दीजिए 3000, ठीक है। तो इसमें आप 3000 ऐड कर दीजिए, तो आपको, और इसमें आप क्या ऐड कर दीजिए? 4000 ऐड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कितना? 5603366410, और ये आपको मिलेगा 13065 प्लस 3000 प्लस 4000, ठीक है। तो ये आपको टोटल टायर 1 प्लस टायर 2 जो वैल्यू मिलेगा दोस्तों, वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको 2222565, ठीक है। इसमें इसको ले लीजिए, ये दोनों बोल मिलकर हो गया 7000, ठीक है। तो 7000 हो गया ये, और ये है 13065, ठीक है। तो इसमें कुछ आपका मिस हो रहा है, ठीक है, समथिंग इज मिसिंग हेयर। चलिए, तो आप देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है दोस्तों, CAR जो होता है वो RWA इंटू X/100, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला रेशियो में मिलेगा वो CT1 रेशियो मिलेगा। तो CT1 रेशियो के लिए क्या करेंगे? CT1 का वैल्यू कितना है हमारा? 13965, ठीक है। और दोस्तों हमारा जो रिस्क बेस्ड एसेट है वो कितना है? 2 लाख है। तो उस रिस्क, ये कितना परसेंटेज है इसका? ये है 6.5325%। निकालिए ना, आप निकाल के देखिए, ये जो है 6.5325% है ना। एडिशनल टायर 1 जो आया हमारा 3000 का, वो 1.5% है, इस लिमिट को सही है। और T2 जो आया दोस्तों वो कितना आया? वो हमारा कितना आया? 2% आया, जो कि 4000 हमने लिया है। और टोटल T1 प्लस T2 जो आया वो मिला 11.28%। अब जरा ये बताइए हमें, टोटल T1 प्लस T2 मिनिमम कितना होना चाहिए? 9% होना चाहिए, और हमारा कितना आ रहा है? 11.28% आ रहा है। मतलब कि ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्राइटेरिया बताना चाहिए कि कौन किस में आता है ना, और फिर उसके बाद आपको इस तरह के प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आपने लेसन को समझा होगा, चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि ये 22565 कैसे आया। तो ये हमने 13065 लिया, उसके बाद आपने ये जो आपका 81 है वो हमने 4500 लिया है, ठीक है, और 4500 लिया है दोस्तों हमने। तो 4500 ये हो गया, और हमारा जो T2 है वो हमने 4000 लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 8500। और उसमें यदि आप 13065 ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा
8311 22, हाँ 22565। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि लेसन पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।